ब्रिटिश राज। इस नाम को सुनते ही शायद जहन में शानदार इमारतें, भव्य समारोह और राजा महाराजाओं की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इसकी एक और सच्चाई थी, एक बहुत ही भयावह सच्चाई। एक तरफ थी बेहिसाब शानो शौकत और दूसरी तरफ लाखों लोगों की भूखमरी। आज हम इसी दो मुँहे चेहरे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये ब्रिटिश भारत की कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ दिल्ली दरबारों की चकाचौंध, शाही तमाशे, और दूसरी तरफ पूरे देश में फैले हुए अकालों की वो दर्दनाक हकीकत जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? पहले देखेंगे कि ये शाही दिखावा क्या था, फिर समझेंगे अकालों के उस भयानक दौर को, और फिर जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने इस पर क्या कदम उठाए। और आखिर में इन दो अलग-अलग तस्वीरों को जोड़कर देखेंगे कि इससे क्या मतलब निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। शाही दरबार मतलब वो ग्रैंड शो जिसके जरिए अंग्रेज अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते थे। दिल्ली में ना कुल 3 बड़े दरबार हुए, और ये सिर्फ कोई जश्न नहीं थे। नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। एक तरह से ये भारतीय राजाओं और आम जनता को ये दिखाने का तरीका था कि देखो अब यहाँ किसका राज है। जो पहला दरबार था वो हुआ 1877 में। लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद यानी भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर इसकी टाइमिंग वही सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब जरा सोचिए, जिस वक्त दिल्ली में ये जश्न चल रहा था उस वक्त दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। एक भयानक अकाल, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, और यहाँ दिल्ली में इस दरबार पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। मतलब एक तरफ जिंदगी और मौत का सवाल था और दूसरी तरफ शाही जल से। उस जमाने के एक कलकत्ता जर्नल ने क्या खूब लिखा था, जब नीरो बंसी बजा रहा था रोम जल रहा था। मतलब ये लाइनें उस वक्त के लोगों के गुस्से और बेबसी को साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे सरकार को लोगों की तकलीफ की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के बीच विरोध की एक आवाज भी उठी। गणेश वासुदेव जोशी नाम के एक व्यक्ति जो पुणे सार्वजनिक सभा से थे, दरबार में पहुंचे। और जानते हैं कैसे? हाथ से बनी खादी पहनकर। ये अपने आप में एक बयान था। उन्होंने मांग की कि भारतीयों को भी वही अधिकार मिले जो ब्रिटिश नागरिकों को मिलते हैं। मतलब उस शाही तमाशे के बीच ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। इसके बाद आया 1903 का दूसरा दरबार। ये लॉर्ड कर्जन का शो था, और शायद अब तक का सबसे भव्य। इसका तो मकसद ही एक था, ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और शान और शौकत का खुला प्रदर्शन। आतिशबाजी, नाच गाना, सब कुछ एकदम टॉप लेवल का। फिर हुआ तीसरा और आखिरी दरबार 1911 में। ये बहुत खास था क्योंकि इसमें पहली बार कोई ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम खुद भारत आए थे। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। इसी दरबार में दो बहुत बड़े ऐलान हुए। पहला, 1905 का बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, और दूसरा, ब्रिटिश भारत की राजधानी कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। मतलब इसने भारत की राजनीति और भूगोल दोनों को बदल दिया। तो ये तो थी दरबारों की कहानी, शान और शौकत की। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो भयावह हकीकत जो इस चकाचौंध के पीछे छिपी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि जब साम्राज्य इतने बड़े बड़े जश्न मना सकता था, तो फिर वो अपनी ही प्रजा को अकाल से बचाने के लिए क्या कर रहा था? आखिर उनकी प्राथमिकता क्या थी, दिखावा या जिम्मेदारी? अब ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। जब बार बार अकाल पड़ने लगे और लाखों लोग मरने लगे, तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा, और इसी दबाव में धीरे धीरे, और कह सकते हैं कि काफी बेमन से, उनकी नीतियों में कुछ बदलाव आने शुरू हुए। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, इसमें कई दशक लगे। पहले 1867 में कैम्बेल समिति बनी, जिसने बस इतना कहा कि हाँ, सरकार की कुछ जिम्मेदारी है। फिर 1880 में स्ट्रैची आयोग आया, जिसने कहा कि राहत देना सरकार का कर्तव्य है। और फिर 1900 में मैकडॉनल्ड आयोग ने इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की, जैसे कि गांव के लेवल पर मदद पहुंचाना। तो यहाँ जो स्ट्रेची आयोग था ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार कागज पर ये बात मान ली कि अकाल में लोगों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इसी आयोग की सिफारिशों से एक पूरा सिस्टम बना। तय किया गया कि जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें काम दिया जाए, और जो बहुत कमजोर हैं उन्हें सीधे खाना दिया जाए। इसी के आधार पर 1883 में फैमिन कोड यानी अकाल संहिता बनी,
मतलब अब अकालों से निपटने के लिए एक प्रॉपर रूल बुक थी। फिर साल 1900 में आया मैकडॉनल्ड आयोग। इसने चीजों को और प्रैक्टिकल बनाया। इसने कहा कि मदद सीधे गांव तक पहुंचनी चाहिए, एक अलग फैमिन कमिश्नर होना चाहिए, यहां तक कि खाने के साथ साथ कपड़े बांटने की भी बात की। मतलब धीरे धीरे सिस्टम बेहतर हो रहा था, कम से कम कागजों पर तो जरूर। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक तरफ दरबारों की शान शौकत और दूसरी तरफ अकाल से निपटने की ये धीमी नीतियां। चलिए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इससे ब्रिटिश राज की असलियत के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, राज के दो चेहरे कितने अलग थे। दरबार वो पूरी तरह से प्लान किए जाते थे, उन पर दिल खोलकर खर्च होता था, वो अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया थे। और दूसरी तरफ अकाल नीतियां, वो हमेशा संकट आने के बाद बनती थीं। वो एक रिएक्शन था, कोई पहले से की गई तैयारी नहीं। एक तरफ प्रोएक्टिव दिखावा, दूसरी तरफ रिएक्टिव ब्यूरोक्रेटिक काम। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ब्रिटिश राज की असली पहचान क्या थी? क्या वो उसके भव्य दरबार थे, या फिर वो धीमी और बेमन से बनाई गई अकाल नीतियां? क्या उनकी प्राथमिकता सत्ता का प्रदर्शन था या लोगों की जान बचाना? शायद इसी सवाल के जवाब में ब्रिटिश राज का पूरा सच छिपा है।